हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आर्य कोचिंग सेंटर। और मैं हूं आपका अपना आकाश शर्मा। और मैं आप लोगों को बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं, बायोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बायोलॉजी की जो थ्योरी है वो मैं कराने वाला हूं। तो सभी लोगों के लिए सबसे पहले जय अस्तु। और हम इससे पहली वाली वीडियो में 7 क्वेश्चंस के लगभग हम कर चुके थे। आज हम 8वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो सब इम्पोर्टेंट होंगे और आप चेक करके देख लीजिएगा। बोर्ड में जब से एनसीईआरटी पैटर्न हुआ है वो डायरेक्टली पेपर में हर बार पूछे गए हैं और अभी भी आने के पूरे चांस हैं। तो ठीक है, लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग घर पर बैठकर तैयारी कर लीजिएगा। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करना आप लोग, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए, हमारा जो क्वेश्चन था ये है व्याख्या कीजिए। 8वां क्वेश्चन है व्याख्या कीजिए। किशोर चरण के बारे में बताना है, प्रजनन चरण क्या होता है इसके बारे में बताना है, जीर्णता चरण या जीर्णता अवस्था जो होती है उसके बारे में हमें बताना है। इन चरणों के बारे में मतलब कि स्टडी करनी है। तो किशोर चरण क्या होते हैं? सभी जीवधारी लैंगिक रूप से परिपक्व होने से एक निश्चित अवस्था से होकर गुजरते हैं। इसके पश्चात भी लैंगिक जनन कर सकते हैं। इस अवस्था को प्राणियों में किशोर चरण या अवस्था तथा पौधों में कायिक अवस्था कहते हैं। इसकी अवधि भिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। इसका मतलब जो किशोर अवस्था होती है वो मतलब कि बच्चा बड़ा हो चुका है, वो लैंगिक जनन नहीं कर सकता, लेकिन लैंगिक जनन से पहले की जो अवस्था है उसी अवस्था को हम लैंगिक अवस्था से पहले की अवस्था को हम क्या बोलते हैं? किशोर चरण बोलते हैं। ये सभी लोगों में, सभी जीवों में ये अलग अलग देखने को मिलती है। अब बात करते हैं प्रजनक चरण की। तो इसको हम रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं। किशोरा अवस्था अथवा कायिक प्रावस्था के समाप्त होने पर प्रजनक चरण या जन्म प्रावस्था प्रारंभ होती है। इसका मतलब कि जो हमारी किशोर चरण है, किशोर चरण के जस्ट बाद जो अवस्था आती है वो प्रजनन अवस्था आती है। इस अवस्था में जो जंतु होते हैं उनके शारीरिक परिवर्तन आना शुरू हो जाते हैं और वो जन्म करने में सक्षम होते हैं। पौधों में इस अवस्था को स्पष्ट पहचाना जा सकता है क्योंकि पौधों में पुष्पन प्रारंभ हो जाता है। अगर मान लीजिए पौधे में पुष्प आना शुरू हो जाएं तो आप कहेंगे कि उसके अंदर प्रजनक चरण स्टार्ट हो चुका है पौधे के अंदर। प्राणियों में अनेक शारीरिक एवं आकारिक परिवर्तन आ जाते हैं। इस चरण में जीव संतति उत्पन्न करने में योग्य होता है। यह अवस्था भिन्न जीवों में अलग अलग है। जैसे मान लीजिए चूहे में अलग होगी, बिल्ली में अलग, गाय में अलग, भैंस में अलग, मानव में अलग। सभी जंतुओं में जो प्रजनक चरण होता है सभी में अलग अलग उसका समय होता है। अलग अलग जीवों में अलग अलग तरीके से यह अवस्था देखने को मिलती है। तो आइए अगला है हमारे पास जीर्णता चरण, जिसको जीर्णता अवस्था बोलते हैं। यह जीवन चक्र की अंतिम अवस्था अथवा तीसरी अवस्था होती है। प्रजनन आयु की समाप्ति को जीर्णता चरण या जीर्णता अवस्था बोल देते हैं। अब देखिए, इससे आगे वाला जो पार्ट है थोड़ा हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। देखिए, इसकी प्रारंभिक अवस्था मानी जा सकती है। इस चरण में उपापचय क्रियाएं बंद हो जाती हैं, ऊतकों का क्षय होने लगता है तथा शरीर के अंग धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देते हैं और अंत में जीव की मृत्यु हो जाती है। इसे वृद्धावस्था कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो जीर्णता अवस्था है वो वृद्ध अवस्था है। कि आपने वृद्ध अवस्था में देखे होंगे कि उस व्यक्ति का जो शरीर होता है वो कमजोर हो जाता है, अंग ठीक से काम नहीं करते हैं और लास्ट में वृद्धा अवस्था वाले ही समय में उसकी मृत्यु हो जाती है। अगला है अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों ने लैंगिक प्रजनन को पाया है, क्यों? ये वाला क्वेश्चन है। देखिए, एनसीईआरटी का तो कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए आप, हर एक क्वेश्चन अपने आप में यूनिक है। और मैं तो बस सभी लोगों से यही बोलूँगा कि आप एनसीईआरटी ही फॉलो करें क्योंकि एनसीईआरटी लागू हो चुकी है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप बोर्ड की जो पहले पुराना बोर्ड है बहुत से टीचर उनको पढ़ा रहे हैं तो उन्हें पढ़ना मतलब कि बेवकूफ़ी है, हम ये बोले तो। ठीक है, आप केवल और केवल एनसीईआरटी पर फोकस करिएगा और एनसीईआरटी के क्वेश्चन पर ही ध्यान देना। तो देखिए, लैंगिक प्रजनन जटिल तथा धीमी गति से होने के बावजूद भी अनेक रूप से उत्तम है। इसका मतलब ये जटिल होता है
धीमी गति से होता है, लेकिन ये उत्तम भी है, मतलब काफी अच्छा माना जाता है। इस प्रकार के जनन के दौरान गुणसूत्र का विनिमय होने से नए लक्षण विकसित होते हैं। इसका मतलब इसमें होता क्या है कि देखिए मैं तुम्हें समझाता हूं कि मान लीजिए ये हमारे पास एक नर है, ये मादा है। नर में मान लीजिए शुक्राणु है और ये अंडाणु है, तो इसके अंदर 23 गुणसूत्र होंगे, इसके अंदर भी 23 गुणसूत्र होंगे। ये जब निषेचन के द्वारा आपस में मिलेंगे तो 23 और 23 कितने हो जाएंगे, 46। तो इन दोनों के गुणसूत्र उच्च कोटि के मान लीजिए गुणसूत्र हैं, तो इन दोनों के जो गुणसूत्र हैं वो आपस में मिलकर 46 बन चुके हैं। तो हमारे जो शिशु में संख्या होगी वो कितनी होगी, 46 होगी। तो इसके गुणसूत्र जो होते हैं वो आपस में विनिमय करते हैं, आपस में मिक्स होते हैं। ठीक, गुणसूत्रों का विनिमय होने से नए लक्षण विकसित होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। जैसे ये एक पीढ़ी थी, इस एक पीढ़ी से शिशु बना, ये दूसरी पीढ़ी बन चुकी है, तो इसका मतलब इनके जो डीएनए हैं वो इसके डीएनए में पहुंच चुके हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। गुणसूत्रों के आदान प्रदान से भिन्नताएं भी उत्पन्न होती हैं। क्यों? क्योंकि जब दो डीएनए आपस में मिलेंगे तो भिन्नताएं भी उत्पन्न होंगी जो जैव विकास में सहायक होती हैं। अपने इन्हीं गुणों के कारण बड़े जीवों में लैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक है, तो जो बड़े जीव होते हैं उनमें किस प्रकार का जनन होगा, उनमें लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन उनमें देखने को नहीं मिलता। क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। देखिए, चलिए देखिए ये है हमारा 10वां क्वेश्चन। व्याख्या करके बताएं कि अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन समझ चुके होंगे, फर्स्ट ईयर में हमने आप लोगों को पढ़ाया था, तथा युग्मक जनन सदैव अंतर संबंधित होते हैं। मतलब एक दूसरे के कैसे हैं, ये अंतर संबंधित हैं, युग्मक जनन और अर्धसूत्री विभाजन। लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों में प्रजनन के समय अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन प्रक्रियाएं होती हैं। देखिए, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही जो बनता है, क्या नाम है, शुक्राणु और अंडाणु। ठीक है, और युग्मक जनन क्या है, मतलब कि युग्मकों के बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है। सामान्यतः लैंगिक जनन करने वाले जीव द्विगुणित होते हैं। इसका मतलब कि जो हम हैं वो कैसे हैं, हम लोग द्विगुणित होते हैं क्योंकि हम लैंगिक जनन करते हैं। युग्मक निर्माण प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। हमारे शरीर में जब युग्मक का निर्माण होगा तो उसे युग्मक जनन कहा जाता है। शुक्राणुओं के निर्माण को शुक्र जनन तथा अंडाणु के निर्माण को अंड जनन कहते हैं। शुक्र जनन नर में होता है, अंड जनन मादा में होता है, ये ध्यान रखना। इनका निर्माण क्रमशः नर तथा मादा जननों में होता है। देखिए, जनन जो हमारे शरीर में है वो वृषण है और मादा में जो जनन होते हैं वो अंडाशय होता है। ठीक है, युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, अर्थात युग्मक अगुणित होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मानव के शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं, कितने होंगे, 46, लेकिन हमारे शुक्राणु में जो गुणसूत्र होंगे उनकी संख्या आधी हो जाएगी। तो इसका मतलब गुणसूत्र की संख्या आधी का मतलब हमारे अंदर 46, तो शुक्राणु के अंदर होंगे 23 गुणसूत्र। ठीक है, उसी तरीके से मादा में 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन उनके अंडाणु में 46 नहीं होंगे, 23 गुणसूत्र होंगे। युग्मक जनन प्रक्रिया अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होती है। इसका मतलब युग्मक जनन में अर्धसूत्री विभाजन प्रक्रिया हो गई। अतः युग्मक जनन तथा अर्धसूत्री विभाजन क्रियाएं अंतर संबंधित होती हैं। निषेचन के फलस्वरूप नर तथा मादा युग्मक संयुग्मन द्वारा द्विगुणित युग्माणु बनाते हैं। द्विगुणित युग्माणु से भ्रूणीय परिवर्तन द्वारा नए जीव का विकास होता है। देखिए, ये वाली बात मैं बता चुका था, ये अगुणित, ये भी अगुणित, दोनों जब अगुणित आपस में मिलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2n, मतलब द्विगुणित बन गया। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, अगर हमारी वीडियो क्वालिटी में डल हो तो आप YouTube के ऊपर 3 ऐसे पॉइंट दिखाई देंगे, वहां पर क्लिक कर लीजिए और YouTube की जो वीडियो क्वालिटी को सही करने का आता है तो वहां से आप वीडियो क्वालिटी को थोड़ा हाई कर लीजिएगा। और नोट्स अगर आपको बनाने हो तो वीडियो को थोड़ा आप पॉज कर दीजिए, जिससे वीडियो रुक जाएगी और आप इसमें से देखकर नोट्स बना सकते हैं, क्वेश्चन के आंसर भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक पुष्पीय पादप के भाग को पहचानिए तथा लिखिए कि वह अगुणित है या द्विगुणित। तो देखिए, ये आपको जो दिखाया गया है ये पुष्प है। ठीक है,
पुष्प में कौन कौन से जो भाग हैं वो कौन द्विगुणित है, कौन अगुणित है, ये आपको बताना है। तो देखिए पहले देख लेते हैं। ये सेपल है, इसको स्टिग्मा बोलते हैं। ये पेटल्स हैं, ये एंथर है, ये फिलामेंट्स है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है। अब हम देखेंगे कौन अगुणित है, कौन द्विगुणित। अंडाशय, अंडाशय जो होता है वो द्विगुणित होता है। परागकोश होता है, इसको एंथर बोलते हैं, ये भी द्विगुणित होता है। अंड जो होता है वो अगुणित होता है। परागकण जिसको पोलन ग्रेन बोलते हैं, ये भी अगुणित होता है। नरयुग्मक भी अगुणित होता है। युग्मनज ये द्विगुणित होता है। क्यों? क्योंकि युग्मनज जो बनता है, जायगोट बनता है, नरयुग्मक और अंड एन और एन आपस में मिल जाते हैं जिससे 2n हो जाता है। ठीक है, आइए। तो आई थिंक आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि कौन अगुणित है, कौन द्विगुणित है। यहां पर एक चीज और मैं आपको समझा देता हूं, वो इसमें नहीं दे रखी है, कि अगर आपसे पूछा जाए त्रिगुणित, अगर आपसे त्रिगुणित पूछ लिया है तो त्रिगुणित भी होता है। त्रिगुणित को हम 3n बोलते हैं और त्रिगुणित होता है भ्रूणपोष। इसमें दे नहीं रखा। अगर पेपर में आ जाए कि भ्रूणपोष कैसा होता है तो आप बताएंगे भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है, उसमें 3 केंद्रक आपस में संलयन करते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, वाह्य निषेचन की व्याख्या कीजिए, इसके नुकसान बताइए। तो बाह्य निषेचन क्या है? इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। शुक्राणु नर युग्मक तथा अंडाणु के युग्मक का संलयन को निषेचन कहते हैं। इसके फलस्वरूप द्विगुणित युग्माणु का निर्माण होता है। अधिकांश शैवाल मछलियों में, उभयचर और प्राणियों में शुक्राणु तथा अंड का संलयन शरीर के बाहर जल में होता है। इसे बाह्य निषेचन बोलते हैं। तो देखो, मैं आपको साधारण सी भाषा में समझाने की अगर कोशिश करूं तो आप इस तरीके से समझिए। ये है निषेचन। निषेचन का मतलब होता है, निषेचन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, नर और मादा युग्मक आपस में जब मिलते हैं तो उसी को हम निषेचन बोल देते हैं। ठीक है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर कहां होता है? जल में। तो जब आप कहेंगे जब निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के बाहर जल में होती है तो उसे बाह्य निषेचन बोल देते हैं। और निषेचन की क्रिया, बाह्य निषेचन किस में होगी? बाह्य निषेचन क्रिया उनमें होती है जो जलीय प्राणी होते हैं, जो अपने अंड को रिलीज कर देते हैं पानी में, और शुक्राणु को। तो देखें, बाह्य निषेचन से हानियां। तो डिसएडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, कि बाह्य निषेचन अगर कोई प्राणी करता है तो उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो जीवधारियों को अत्यधिक संख्या में युग्मकों का निर्माण करना होता है। इसका मतलब युग्मक कैसे होने चाहिए? बहुत ज्यादा, जिससे निषेचन के अवसर बढ़ जाएं, जिससे वो क्या कर सके? फर्टिलाइजेशन कर सके। अर्थात इसमें युग्मक संलयन के अवसर कम होते हैं। तो वो कम होते हैं युग्मक संलयन के अवसर, तो वो उसे युग्मक संलयन के अवसर को बढ़ाना है तो क्या करेगा? अधिक संख्या में युग्मकों का वो निर्माण करेगा। ठीक है, आइए इसके कुछ और पॉइंट भी हैं। दूसरा पॉइंट है, संतति अत्यधिक संख्या में उत्पन्न होती है, कि जो संतति उत्पन्न होंगी वो अत्यधिक संख्या में उत्पन्न होंगी। क्यों? क्योंकि इसमें युग्मक अधिक बनते हैं, इसलिए। संतति शिकारियों द्वारा शिकार होने की स्थिति से गुजरती है। इसके फलस्वरूप उत्तरजीविता जोखिमपूर्ण होती है, अर्थात संतानें कम संख्या में जीवित रह पाती हैं। इसका मतलब इनकी संतानें बनेंगी तो बहुत अधिक संख्या में, लेकिन वो कम मात्रा में जीवित रह पाती हैं, क्योंकि दूसरे जो जलीय प्राणी होते हैं इनके लार्वा को, इनके शिशुओं को खा जाते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है क्वेश्चन है, जू स्पोर, इसको हम अलैंगिक चल बीजाणु बोलते हैं, तथा युग्मनज के बीच विभेद करें कि जू स्पोर और जायगोट में क्या अंतर होता है, हमें यह बताना है। ठीक है, आइए जू स्पोर देखते हैं। सबसे पहले यह नग्न चल कशाबिक युक्त संरचना है जो
अलैंगिक जनन की इकाई है। इसका मतलब जूस्पोर का यूज अलैंगिक जनन में करते हैं और ये बहुत छोटा होता है और ये चलनशील संरचना है, एक जगह से दूसरी जगह पर चल सकती है क्योंकि ये पानी में पाई जाती है। इनका निर्माण जनक कोशिका के जीवद्रव से सूत्री विभाजन द्वारा होता है। इसके अग्रभाग पर स्थित कशाभिका जल में तैरने हेतु सहायक है। इसका मतलब जल में तैर सकता है, ये एक सवाल होता है। ये चल बीजाणु धानी में बनते हैं। उदाहरण यूलोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास। यूलोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास जो होते हैं वो इनके अंतर्गत रखे जाते हैं। आपको बता दें कि क्लेमाइडोमोनास एक हरा शैवाल होता है और एक ऐसा शैवाल है जो पानी में गति कर सकता है। अब बात करें जायगोट की, तो जायगोट क्या है इसे भी देख लेते हैं। लैंगिक जनन के दौरान नर तथा मादा युग्मकों के निषेचन के बनने वाली रचना युग्मनज कहलाती है। यह द्विगुणित होती है तथा विकसित होकर भ्रूण अथवा लार्वा में परिवर्तित हो जाता है। लैंगिक जनन करने वाले जीवों का विकास युग्मनज से होता है। इसका मतलब युग्मनज से जीवों का विकास होता है क्योंकि युग्मनज जायगोट बोलते हैं। वह निषेचन करने वाले जीवों में युग्मनज का निर्माण वाह्य जल में होता है, जैसे मेढक और मछली, जबकि आंतरिक निषेचन करने वाले जीवों में यह मादा शरीर में विकसित होता है, जैसे मनुष्य में। इसका मतलब जिसका निर्माण मादा के शरीर के अंदर होगा वो आंतरिक निषेचन, जिसका नहीं, जब निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है तो आंतरिक निषेचन, जब मादा के शरीर के बाहर जल में होता है तो उसे हम बाह्य निषेचन बोल देते हैं। ठीक है। और जायगोट क्या है?